मनीष जी की ये हम लोगों ने जिस दिन जयपुर वाला ब्लास्ट हुआ था तो इनको शनिवार को इनको न्यायालय ने दोषी मान लिया था और आज इन लोगों को चारों को आजीवन कारावास दे दी है। वो हिंदुस्तान की धरती पे आएगा और वो टाबू राना के आने का मतलब पाकिस्तान के बदन पे एक कपड़ा नहीं बचेगा, चारों तरफ से नंगा हो जाएगा। वो 26/11 का जो बमकांड था उसका वो मास्टर माइंड था। 220 हिंदुस्तानियों को उसने मौत के घाट उतारा था और उसके अलावा उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का इनाम था। हमारी एजेंसियों ने 3.5 करोड़ रुपए रखे थे यासीन भटकल के ऊपर। तो विजय कुमार ने अपने पास से उनको पैसे दिए, उन बेचारे आईबी अफसरों ने अपने पास से पैसे इकट्ठे किए और बाद में विजय कुमार ने संभवतः 70,000 रुपए उस जमाने में दिए। भयावह कितना है सर? हम लोग पिछले दिनों जयपुर ब्लास्ट की चर्चा कर रहे थे। मैं तो चूंकि खुद जयपुर ब्लास्ट सिविल ब्लास्ट कवर करने बतौर रिपोर्टर 2007 में गया था। आज जयपुर ब्लास्ट मामले में आतंकवादियों को सजा हुई है, लेकिन उससे सबसे महत्वपूर्ण तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला है जो चौंका रहा है। ये पूरे कांग्रेस के सेकुलरिज्म के खेल को पूरी तरह से खोल कर रख रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने देश को एक तरह से जगा दिया है। और मनीष जी, सबसे खास बात यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले की चर्चा हिंदुस्तान की मीडिया से गायब है। खासकर अखबारों ने तो अपनी अपनी वेबसाइट पे दिया है, उसको प्रमुखता से दिया है, लेकिन जो न्यूज चैनल है इनकी समाचारों से वो पूरी तरह गायब है। यानी उसको उन्होंने जो टॉप 10 और टॉप 100 और टॉप 200 दुनिया भर का दिखाते हैं रहबार, इन्होंने उससे भी उसको गायब कर दिया। क्यों? इतना प्रेम क्यों है उन आतंकवादियों से? और मैं दर्शकों को बता दूं मनीष जी की ये हम लोगों ने जिस दिन जयपुर वाला ब्लास्ट हुआ था तो इनको शनिवार को इनको न्यायालय ने दोषी मान लिया था और आज इन लोगों को चारों को आजीवन कारावास दे दी है। तो वो जो अशोक गहलोत ने पाप किया था कि ये सारे आतंकवादी निर्दोष हैं, ये इन्हीं चारों को आतंकवादियों को उसमें निर्दोष कर दिया था उन्होंने, जिसमें बाकायदे बम फोड़ के जान ले ली थी। इस वाले में मौत की सजा क्यों नहीं मिली ये भी बता दूं टेक्निकल। ये अलग केस था क्योंकि इसमें जो बम बरामद हुआ था वो फटा नहीं था। वो 9 जगह बम लगाए थे, 8 फटे थे, 9वां नहीं फटा था, 9वां बच गया था। लेकिन वो बम प्लांट करने वाले कौन थे? वो थे यही चारों लोग। तो इस वाले मामले में अब इनको फिर आजीवन कारावास हुई, क्योंकि किसी की मौत नहीं हुई थी इसलिए इनको फांसी की सजा नहीं दे सकते थे। लेकिन यही चारों लोग उस वाले मामले में है जिसमें आज 8 जगह बम लगाए और दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें ये बाइज्जत बरी हो गए थे क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने कैसे पैरवी की थी इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज उनको दंड मिला है, आज आजीवन कारावास हुई। वैसे और भी कई बम कांडों में इनको किसी को मौत की सजा है, कहीं आजीवन कारावास है, तो ये बचेंगे तो नहीं। लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की थी। लंबी कहानी है वो कि किस तरह से इनके वकील ही वहां नहीं पहुंचे और वो पैरवी ही नहीं की, एक तरफा पैरवी में छूट गए। उसमें आप कोर्ट को कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट मजबूर था क्योंकि जब कांग्रेस की तरफ से जो वकील खड़े किए गए थे वो गए ही नहीं, अदालत के अंदर गायब रहे, तो यही फैसला होना था। लेकिन अब वहां सरकार बदली है तो अब वहां पर उसी हिसाब से परिणाम आया है और इनको अभी और सजाएं होनी है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है तेलंगाना का। और तेलंगाना में कुछ लोगों का सवाल हो सकता है, तो पहले जरा स्पष्ट कर दूं कि वहां भी तो कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार एक तो अभी आई है, जब मध्य प्रदेश का चुनाव तो वो आया है तो 5-6 महीना पहले आई है। लेकिन अगर ये 5 साल पहले भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि ये केस एनआईए अपने हाथ में लिए थी और एनआईए ही इसकी पैरवी कर रही थी। ये कोई पुलिस, लोकल पुलिस इसकी पैरवी नहीं कर रही थी। और इनको जो पहले सजा सुनाई गई थी वो एनआईए कोर्ट ने सुनाई थी। तो ये केंद्र सरकार के ही अधीन ये पूरा मुकदमा चल रहा है और उसी का नतीजा है कि दर्शकों को बता दूं कि इनको 3-4 साल पहले एनआईए कोर्ट ने भी सजाए मौत दी थी, सजाए मौत। और वो जिन 5 आतंकवादियों को सजाए मौत दी थी, आज तेलंगाना हाईकोर्ट में भी उनके ऊपर मुहर लगी है और तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी उनको 5 लोगों को उनकी सजाए मौत बरकरार रखी है। लेकिन ये हैं कौन लोग? दर्शकों को ये समझना बड़ा जरूरी है। और इसी के साथ जो मनीष जी ने थंबनेल में लिखा है, आज इस कहानी पर आऊं आगे, उससे पहले बता दूं कि आज हिंदुस्तान के लिए, खासकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं जिनको देश से प्यार है, उनके लिए 3 बड़ी खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी तो ये बताया कि जयपुर वाले में उनको सजा हो गई, जो अशोक गहलोत की कृपा से, कांग्रेसी कृपा से जो छूट गए थे उनको आज सजा हो गई आजीवन कारावास। और उसकी भाजपा सरकार आई तो उसमें जहां से छूटे थे उसकी भी आगे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील हो चुकी है।
तो पहली खुशखबरी तो है कि इन आतंकवादियों को सजा हुई, और दूसरी खुशखबरी यह है कि जो अमेरिका में जो बैठा था ये पाकिस्तानियों का बाप तहव्वुर राणा, उसको भारत भेजने की आदेश तो हो चुका था, लेकिन जैसे हमारे यहाँ अदालत है ऐसे वो हर अदालत को वो बार बार अप्लाई कर रहा था, और आखिरी उसके पास चारा बचा था, वो चारा भी आज वहां पे अमेरिका की अदालत ने फैसला सुना दिया कि नहीं, तुमको हिंदुस्तान जाना पड़ेगा और तुम्हारे तर्कों में कोई दम नहीं है। तो अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो अब मेरे ख्याल से तहव्वुर राणा एक हफ्ते के अंदर या 2-4 दिन के अंदर वो हिंदुस्तान की धरती पे आएगा, और वो तहव्वुर राणा के आने का मतलब पाकिस्तान के बदन पे एक कपड़ा नहीं बचेगा, चारों तरफ से नंगा हो जाएगा। 26/11 का जो बमकांड था उसका वो मास्टर माइंड था, और उसी के साथ कई बातें खुलेंगी कि वो जो दिग्विजय सिंह और वो क्या नाम था मनीष जी, अरशद क्या जिसने RSS की साजिश किताब निकाली थी, अरे झबरा जो था बड़ा बड़ा बालों वाला, सहारा अजीज बर्नी सब सहारा उर्दू का संपादक अजीज बर्नी, और वो महेश भट्ट चोट्टा जो फिल्म बनाने वाला था, अजीज बर्नी, महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह, कृपा शंकर सिंह, ये सब नंगे होंगे, क्योंकि ये लोग जो कर रहे थे ना किताब छाप, उसके ब्लास्ट के बाद किताब छाप रहे थे RSS की साजिश, तो ये किस तरह से पाकिस्तानियों को बुलाकर यहाँ पर हिंदू आतंकवाद की साजिश सिद्ध करना था, ये सारी जानकारी तहव्वुर राणा के पास है, क्योंकि उसी के जिम्मे पूरा आतंकवादी प्रोजेक्ट उसके हाथ में था। तो हिंदुस्तान के 2008 के बाद अब 2025 में 17 साल बाद हिंदुस्तान के हाथ में ठोस सबूत आने वाला है, जो वास्तव में उस पूरे हमले के जानकार एक एक राई उसको मालूम है। और गृह मंत्री ने जो संसद में कहा, दिग्विजय सिंह आमतौर पर गॉसिप होता था, संसद में दिग्विजय सिंह को जब अमित शाह ने कहा कि तुमने एक माना, आज कह दो कि तुमने हिंदू आतंकवाद की बात नहीं की, इसका मतलब तहव्वुर राणा ये भी बता सकता है कि इसमें दिग्विजय सिंह एंड कांग्रेस की हाथ थी 26 नवंबर वाली घटना को लेकर के। मैंने इसीलिए कहा कि वो ये सब नंगे होंगे, और महेश भट्ट अपनी खैर मनाए, जो उसके लौंडे के ऊपर कांग्रेस ने इस देश के किनारे रख के उसके लौंडे को बचाया था, जो डेविड हेडली का गाइड था बंबई के अंदर, जो महीनों तक डेविड हेडली को टहलाता रहा बंबई के अंदर, जो महीनों डेविड हेडली को टारगेट बताता रहा, उसको बचाने के लिए किस तरह से मनमोहन सिंह उतर आया था मैदान के अंदर, और ये खैराती, ये बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई, ये सब उसका इंटरव्यू दिखाकर उसको निर्दोष साबित कर रहे थे, और कांग्रेस तो उसको सजा देना नहीं चाहती थी, तो वो उस समय तो बच गया था। लेकिन तहव्वुर राणा आकर राहुल भट्ट के खिलाफ क्या बताता है, राहुल भट्ट के बारे में क्या बताता है, डेविड हेडली के साथ उसके कैसे संबंध थे क्या बताता है, तो अब महेश भट्ट की जो बढ़ोतरी है संभवतः वो भी जेल में कटेगी, क्योंकि मैं बार बार उस सेंटेंस को बात करता हूं कि जब उसने अपने लौंडे की गिरफ्तारी की शिकायत मनमोहन सिंह से की थी, तो उसने लिखा था कि ये मेरे साथ विश्वासघात है, तो इसमें विश्वासघात की कौन सी बात थी। तो निश्चित तौर पर कोई वो बड़ी डर्टी कॉन्स्पिरेसी का वो उसमें पार्टनर था, और उसका लौंडा उसमें वो काम कर रहा था। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि तहव्वुर राणा अब आने वाला है, और ये फिर बहुत कुछ बताएगा। हिंदुस्तान के बाद 17 साल बाद हिंदुस्तान के हाथ में लगा है, तो ये दूसरी खुशखबरी थी। और तीसरी खुशखबरी जिस तरह से हम लोगों ने बात शुरू की थी कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज जिन 5 आतंकवादियों को सजाए मौत सुनाई है मनीष जी, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट में दिलसुख नगर का बम विस्फोट और मामले में मौत की सजा, अरे ये तो मनीष जी ये केवल बताना था कि मौत की सजा आ गई, ये घटना तो छोड़ दीजिए इस पे। आज के इस फैसले से दर्शक उसको जाने जो आदमी हिंदुस्तान की एजेंसी का सबसे बड़ा सरदर्द था, और जो आदमी कांग्रेस की देश के साथ गद्दारी का सबूत है, ये बताता हूं अभी मनीष जी। ऐसा इसको मैं पढ़े देता हूं कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति PC रिसदा की खंडपीठ ने मंगलवार को 2013 दिलसुख नगर बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और दोषियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद के दिलसुख नगर क्षेत्र में हुए विनाशकारी दोहरे विस्फोट में 18 लोगों की जान चली गई थी और 130 अन्य घायल हो गए थे। 21 फरवरी को घायल हो गए थे। गहन जांच के बाद NIA ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल सहित कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप लगाए। 2016 में NIA फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 आरोपियों
यासीन भटकल, असदुल्ला अख्तर व वकास तहसीन अख्तर और एजाज शेख के हमलों की साजिश रचने का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। तो ये तो है आज की खबर। लेकिन इसमें ये जो 5 है, इनमें एक पाकिस्तानी है। मगर मनीष जी, जो दर्शक इसको समझे, यासीन भटकल को जो आज सजा सुनाई गई है, जो मेन आदमी है, उसको आप दाऊद इब्राहिम से कम खतरनाक मत मानिए। और अब जरा उसका इतिहास बताता हूं। मनीष जी ने तो लिख ही दिया है थंबनेल पे कि 220 हत्याएं, 220 हिंदुस्तानियों को उसने मौत के घाट उतारा था। और उसके अलावा उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए का इनाम था। हमारी एजेंसियों ने 3.5 करोड़ रुपए रखे थे यासीन भटकल के ऊपर। और उस आदमी को आज सजा सुनाई गई है। और ये जब पकड़ा गया था 2013 में ही पकड़ा गया। और इसके पकड़ने की जो कहानी है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है मनीष जी। इसको जो आईबी की जो टीम थी, खासकर बिहार की जो टीम थी, खासकर बिहार का बॉर्डर लगता है नेपाल से, उसने बम्बई दिल्ली, जब उसको फोन आया कि जो उनके मुखबिर थे नेपाल के अंदर कि यहाँ पर यासीन भटकल को हमने ट्रेस कर लिया है, ये वही आदमी है जिसकी आप लोग को तलाश है। तो जब यहाँ बिहार की उस आईबी टीम ने दिल्ली फोन किया तो दिल्ली ने कहा कि नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं, जरा पहले खबर थोड़ी सी दिखा दें, उसके बाद आगे आगे किस्सा तो मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से दिल्ली ने मना कर दिया था। और ये बहुत खतरनाक खेल था, यासीन भटकल को बचाने का खेल था। ये देखिए, हेडिंग देखिए आपका खाली। जब इंडिया ने किया था सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन, पकड़ा था खूंखार आतंकवादी। ये यासीन भटकल है। यासीन भटकल ये है जो डड़ियल बीच में है। और जरा मैंने जो कलर किया है वो पढ़ ही देता हूँ। 3 अगस्त 2013 के करीब 1 बजे पटना के आईबी ऑफिसर का फोन बजता है। उस समय बिहार आईबी यूनिट की मीटिंग चल रही थी, जिसमें बिहार यूनिट के ज्वाइंट कमिश्नर डायरेक्टर भी थे। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग होने के बावजूद आईबी अफसर अर्जेंट कॉल का हवाला देकर गलियारे की तरफ लगभग भागते हुए जाते हैं और फोन उठाते हैं। सामने से हाँफते हुए आवाज आई, खबर पक्की है सर, डॉक्टर यही है। उसने आगे कहा कि उसके खबरी ने उसको देखा है, जो भी करना है जल्दी करना होगा। खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस डॉक्टर की फोन पर बात हो रही थी, यहाँ से मैंने कलर किया है, वो और कोई नहीं, इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक यासीन भटकल था। इंडिया का मोस्ट वांटेड मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बापा उर्फ यासीन भटकल, जिसे भारत में इंडिया का ओसामा बिन लादेन कहा जाता था। ये इतना खतरनाक आतंकवादी है जिसे भारत में इंडिया का ओसामा बिन लादेन कहा जाता था। भारत सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए का इनाम इस आतंकी के सिर पर रखा था। यह है इसकी असलियत। और जरा आगे पढ़ देता हूँ। आगे उसके बाद आगे जो है कि दिल्ली ने कहा नहीं होगा कोई ऑपरेशन। ये देखिए साफ बिल्कुल कि जब बिहार यूनिट दिल्ली फोन करती है तो नहीं होगा कोई ऑपरेशन। आईबी ऑफिसर दौड़ते दौड़ते मीटिंग में पहुंचे और कहा कि ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी से धीरे आवाज में कहा कि सर, बहुत बड़ी टिप मिली है, भटकल नेपाल में है। मीटिंग को जल्द खत्म कर दिया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर ने तुरंत दिल्ली फोन घुमाया। दिल्ली में बैठे, ये यहाँ से शुरू है, ये हरा जो मैंने कलर किया है कि दिल्ली में बैठे अतिरिक्त आईबी निदेशक ने बात सुनते ही जवाब दिया कि 50 जानकारी आपको मिलेगी तो क्या आप 50 टीमें भेजेंगे? भटकल नेपाल में नहीं, पाकिस्तान में है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया। ये दिल्ली का रिस्पांस था बिहार की आईबी यूनिट की खबर देने के बाद। लेकिन मनीष जी, ये तो इतनी रिपोर्ट है। आगे कहानी यहां से शुरू होती है, फिर आप कांग्रेस कैसे नंगी होगी कि वो जो बिहार यूनिट के जो आईबी के अधिकारी थे, उनको तो आज भी सैल्यूट मनीष जी। उनके जब मुखबिर ने खबर की, उन्होंने दोबारा कंफर्म किया, उसने कहा वही लोग हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि दिल्ली अब हमारी नौकरी रहे और चाहे चली जाए, हम जाकर इस ऑपरेशन को करेंगे और यासीन भटकल को पकड़ के लाएंगे। और उस समय उनके मोतिहारी जिला है मनीष जी आपके बिहार में, वहां के एसपी हुआ करते थे विजय कुमार, उनका नाम क्योंकि उस समय ओपन हो गया था। विजय कुमार से वो मिले, क्योंकि पैसे नहीं थे आईबी के पास इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए, नेपाल जाकर इंतजाम चाहिए था। तो विजय कुमार ने अपने पास से उनको पैसे दिए। उन बेचारे आईबी अफसरों ने अपने पास से पैसे इकट्ठे किए और बाद में विजय कुमार ने संभवतः 70,000 रुपए उस जमाने में दिए और वो लेकर वो टीम पहुंची और साथ में विजय कुमार ने छुट्टी ली और वो भी उस टीम के साथ नेपाल गए।
और वहां पर जाकर मनीष जी ये कंफर्म करना था कि यही आदमी यासीन भटकल है। तो उसका तरीका एक था कि उसको उसका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उसकी आवाज उनके पास थी, आईबी के पास। तो एक आदमी लगाकर किसी तरह से उसका दो तीन बार उसके पास गया, तो उसकी आवाज वो टेप करके लाया अपने जो रिकॉर्डर उसके पास था, और उससे जब मिला तो मिल गई कि उसकी मैच वही है कि हाँ ये यासीन भटकल है। और जो सबसे खास बात है कि वो वहां पे नेपाल का पोखरा जिला है, वहां पर वो वहां के गांव में यूनानी डॉक्टर बन के रह रहा था। कि वो यूनानी डॉक्टर जो जैसे होते हैं उस तरह के वैसे भेष बना के वो वहां पे रह रहा था। और ये भेष उसको बिहार ने दिया था मनीष जी। ये छोटा मोटा आदमी था। और ये पूरी पृष्ठभूमि क्यों बता रहा हूँ, इसका क्लाइमेक्स दर्शकों को बाद में समझ में आएगा कि ये जो आज हम पूरे आतंकवाद के संगठन को सुनते हैं, पूरी जब भी कुछ होता है कि दरभंगा मॉड्यूल और वो पीएफआई का तो बहुत बड़ा अड्डा था दरभंगा मॉड्यूल। बिहार पे आतंकवाद का कलंक लगाने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो यही यासीन भटकल और उसका भाई रियाज भटकल। वो आज भी पाकिस्तान में कराची में रहता है। कि इन लोगों ने बिहार के अंदर दरभंगा मॉड्यूल की स्थापना की। इन्होंने वहां अपने लोगों को इकट्ठा करके वहां पर एक मॉड्यूल बनाया कि जो बाद में दरभंगा मॉड्यूल बना आतंकवाद की दुनिया में। तो ये सोच लीजिए कितना खतरनाक आदमी था। तो इसके जब इसकी आवाज आ गई, उसके बाद वो ऑपरेशन करके लाए इसको, और किसी तरह वो हिंदुस्तान आया। तो बाद में इसकी जैसे गिरफ्तारी दिखाई जाती है, बॉर्डर पर पकड़ा गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मनीष जी उसके बाद जरा कांग्रेस सरकार का गुस्सा देखिए। इस बात को दर्शक बड़ा समझे आप, इस आदमी पे 3.5 करोड़ रुपए का इनाम और भारत सरकार ने डिक्लेयर कर रखा था। और जब वो टीम पकड़ के ले आई यासीन भटकल को, तो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री था उस समय, उसने करीब 2-3 दिन बाद कहा कि इनको 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जरा 3.5 करोड़ का इनाम और कल पुलिस टीम को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 100 गुना कम कर दिया। लेकिन इससे भी आग नहीं बुझी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का तो बहुत बड़ा आदमी पकड़ गया था। वो पकड़ लाई थी जबरदस्ती जाके पुलिस, आईबी की टीम। तो उसके एक हफ्ते बाद वही सुशील कुमार शिंदे फिर आया प्रेस के सामने और उसने कहा कि ये तो इनकी ड्यूटी थी, ये इन लोगों का कर्तव्य था, इसलिए इनको 3.5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। और उस आईबी की टीम को 1 रुपया इनाम नहीं दिया गया, जो 3.5 करोड़ के इनामी आतंकवादी को पकड़कर हिंदुस्तान लाई थी। तो ये जरा सोचिए कांग्रेस का क्या कनेक्शन है और कितना, यानी जब से वो यासीन भटकल पकड़ के लाए उसके बाद से हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूट गई। क्योंकि इन्हीं दोनों भाइयों ने, यासीन भटकल जिसको आज सजा हुई है, और इसका भाई था रियाज भटकल जो कराची में रहता है, इन्हीं दोनों ने मिलकर इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना की थी। इस देश के अंदर आतंकवाद कैसे फैलाया जाए और इंडियन मुजाहिदीन ने कैसा कहर मचाया था, ये पूरा दशक जानते। 2004 से 2013 तक 2013 तक ये हिंदुस्तान में ही था। उसी बाद ये भागा पकड़ा गया। और मनीष जी ये आदमी सामान्य आतंकवादी नहीं था। ये जो पाकिस्तान में आईएसआई बैठी, उसका जो कश्मीर प्रोजेक्ट था कि हमें कि जब सिमी पे पूरा प्रतिबंध लग गया और थोड़ा इनके लिए काम करना मुश्किल, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अब हिंदुस्तानियों के अंदर ही गद्दार ढूंढेंगे और उन्हीं से आतंकवादी घटनाएं कराएंगे, तो हमको जवाबदेही हमारी नहीं होगी। और वो इंडियन मुजाहिदीन एक संस्था बनाई उन्होंने और उसकी कमान सौंपी इन दोनों भटकल बंधुओं को, रियाज भटकल और यासीन भटकल। और उसके बाद इन लोगों ने जो स्थापना की, उसके बाद जरा गौर करिए कि बंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट, लोकल ट्रेन के अंदर, दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट, अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट, जयपुर में सीरियल ब्लास्ट, पुणे का जो जर्मन बेकरी ब्लास्ट था वो इस आदमी ने खुद किया था। वो तो सीसीटीवी में कैद हो गया था, इसकी फोटो थी कि वो जर्मन बेकरी ब्लास्ट जो पुणे में हुआ था वो इस आदमी ने खुद जाके बम रखा और उससे वहां पे लोग मरे थे। बंबई के अंदर ब्लास्ट। तो ये आदमी पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए था अपनी आतंकवादी घटनाओं से और अपने चेलों से। और एक घटना मनीष जी लोगों को बहुत याद होगी, मगर इसको लोग नहीं जानते कि मैंने कहा ना, दिल्ली के अंदर जो बंबई सीरियल ब्लास्ट हुए थे लगातार 3-4 दिल्ली में, तो उसके बाद वो जो आतंकवादी जिन्होंने वो बम विस्फोट किए थे वो जाकर बटला हाउस में छिप गए थे, जिनका बाद में एनकाउंटर हुआ था और बाद में सोनिया गांधी बड़ा फूट के रोई थी उनकी लाश देखकर। उस बटला हाउस का मास्टरमाइंड यही यासीन भटकल।
वो जो बटला हाउस के आतंकवादी थे वो इसके चेले थे, इसके तैयार किए हुए आतंकवादी थे वो। और मैंने मनीष जी इस आदमी की 150 पन्ने की जो इंटरोगेशन शीट है वो मैंने पढ़ी है पूरी, मेरे पास आज भी सेफ है, किसी बड़े विश्वसनीय आदमी ने मुझे दी थी। कि उस कि आपको एक बात और तब समझ में आएगा कि ये समझ में आएगा कि 2020 में वो जो सीएए कानून था उसमें जो बवाल मचा था, पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा था, वो केवल शाहीन बाग में ही क्यों हो रहा था और दिल्ली में क्यों नहीं बैठ गए थे कई जगह पे? उसका कारण समझिए कि शाहीन बाग कितना बड़ा अड्डा है। कि ये यासीन भटकल ये जब दिल्ली रहता था तो शाहीन बाग में ही रहता था, शाहीन बाग में ही इसका घर था। और वो बटला हाउस भी शाहीन बाग इलाके में ही है। इसीलिए जब कभी दिल्ली में बवाल हुआ तो शाहीन बाग उसके केंद्र में था। शाहीन बाग उसके केंद्र में था, हमेशा केंद्र में रहा। और अब की बार भी ये वक्त में भी शाहीन बाग भी उकसाने की तैयारी थी। हाँ, शाहीन बाग और ये समझ लीजिए कि मैं बॉम्बे दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, वो 2008 की घटना है। 2008, 2007, 2005 में हुई थी। तब से लेकर तब आखिर तक दिल्ली के अंदर यासीन भटकल का घर शाहीन बाग के अंदर था। तो ये शाहीन बाग कैसे शरीफ लोग रहते हैं, कितने सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़े शांति दूत रहते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के लिए रहते हैं। ये आपको इस से समझ में आ जाएगा। मैंने तो उसकी पूरी पढ़ी है लिस्ट, तो वो बताने लोगों को तो बहुत दूसरी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बड़ा मोटा मोटा बताया। तो आज हिंदुस्तान के लिए बड़े जश्न का दिन है, लेकिन हमारे यहाँ की बेशर्म मीडिया, न्यूज चैनल मीडिया, मैं अखबार को नहीं, और मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि मैं जब भी मीडिया बात करता हूँ मैं अखबारों को हमेशा नहीं करता हूँ, क्योंकि अखबार हमें कम से कम खबर के साथ अत्याचार नहीं करते, खबर का गला नहीं दबाते जैसे ये दबाते हैं। जैसे आज इन्होंने यासीन भटकल की सजा को बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट कर दिया, टेलीविजन पे गायब है वो। और क्यों गायब है ये मैंने आपको जो पिछले 20 मिनट से आपको जो पूरी उसकी बैक हिस्ट्री बताई, ये उसका मुख्य कारण है कि जब इनको बताना पड़ेगा तो इनको ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरह से आईबी अधिकारी अपनी जान पे खेलकर, अपनी नौकरी पे खेलकर उसको पकड़ के लाए थे। और इस कांग्रेस की सरकार ने पहले कहा कि 3.5 करोड़ में इनको 3.5 लाख देंगे, और बाद में वो भी नहीं दिए, कहा कि नहीं ये तो इनकी ड्यूटी है, ये इनकी ड्यूटी है, हम इनको पैसा थोड़ी देंगे। और उसके बाद उनको वो भी पैसा नहीं दिया। तो वो कांग्रेस की खार थी, कांग्रेस को आग लग गई थी कि अरे इतना बड़ा आतंकवादी जो मतलब एक तरह से उनका हैंड था वो, तो उसको उन्होंने इस तरह से दंडित किया था उन आईबी के अधिकारियों को। तो आज उस आदमी की मुहर लगी है। लेकिन अब भी मनीष जी, अभी भी जो हमारी एजेंसियां हैं वो अभी 66% लड़ाई जीती हैं। एनआईए कोर्ट से फांसी की सजा हुई है, हाई कोर्ट से फांसी की सजा हुई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आना है। और असली खिलंदर तो कांग्रेस के तमाम खिलंदर यहीं बैठे हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या खेल हुआ, तो अभी 33% शंका बाकी है, लेकिन ईश्वर साथ है। तो और जो टीम ने काम किया है, एनआईए बेहतरीन काम कर रही है। तो जिस समय वो सबूत रखे जाएंगे तो जो दलाल इनके बैठे हैं उनके भी मुंह काले हो जाएंगे कि कैसे इस आदमी को बचाएं। ईश्वर से कहिए। लेकिन यही है कि समझने की जरूरत है कि इतनी बहुत बारीक जानकारी आपने दी, इससे समझने की जरूरत। दुखी सोचिए कि इस देश की सत्ता पर काबिज लोग सालों तक किसी देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मतलब दुनिया में संभवतः एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सरकार बहुत कम देश में होगी जो अपने ही देश की कब्र खोद रहा हो, अपने ही देश की तबाही कर रहा हो। और चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, मतलब सत्ता में रह करके जब कोई ऐसा कर सकता है तो फिर विपक्ष में रह करके आप कल्पना कर सकते हैं। तब ये समझ में आता है कि क्यों राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और क्यों कहते हैं कि भारत को बर्बाद करने की जरूरत है, भारत को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी हुई है, वहां आपको डेमोक्रेसी लानी है। मतलब जिस दुनिया को हम लोकतंत्र सिखा रहे हैं, राहुल गांधी दुनिया के देशों से कहते हैं कि भारत को, मतलब आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है आपके एशिया में भारत के अलावा जो इतने 75 सालों से इसको जीवंत रखा हो? तब यदि सोनिया का बेटा विदेश जाकर ऐसी साजिश रचता है तो समझ जाइए पूरी एशिया में कौन सा ऐसा देश है, जापान को छोड़ करके, जो डेमोक्रेसी को निरंतर बरकरार रखे हुए पूरे एशिया में। उसके बावजूद अभी उसके दुश्मन बन गए, अभी ये दुश्मन बन गए। इसीलिए मुझे लगता है कि इस खेल को, कमाल की बात यह लगती है कि इन सब चीजों को होने के बाद भी जिहादी उन्मादी तो समझ में आता है,
कि जिनने कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग को वोट दिया, अब जिसके बाप दादाओं ने जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, कांग्रेस के खिलाफ उस समय थे, वो आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। उनका एजेंडा समझ में आता, तब भी देश के खिलाफ थे, आज भी हैं। लेकिन वो लोग जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आज भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सिर्फ खैरात के लिए आप इस कदर स्थिति रख सकते हैं? ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है, बहुत भयावह है। मुझको तो पूरी उम्मीद है कि जब वो बाटला हाउस के आतंकवादियों को देख के सोनिया फूट फूट के रोई थी, तो आज जब ये मौत की सजा पे हाईकोर्ट में भी जब मोहर लगी है, तो सोनिया आज खाना तो नहीं खाएगी गम में, ये तो पक्का है। क्योंकि वो तो उनके चेले चपाड़े थे जो मारे गए थे, ये तो सरगना पकड़ा गया है, इसको मौत की सजा हुई है। तो सोनिया मेरे ख्याल से सलमान खुर्शीद आगे बताएगा इस बात को बाद में, सोनिया ने भोजन नहीं किया था जब उनको पता लगा था कि यासीन भटकल को मौत की सजा हाईकोर्ट ने भी दे दी। तो इनको अब कांग्रेस का पूरा समय चल रहा है कि जिस कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से इसी यासीन भटकल के चेलों की मौत की सजा वहां माफ करवाई थी, गायब करवाई थी, माफ भी नहीं करवाई थी, गायब करवाई थी राजस्थान हाई कोर्ट से, उनको भी आज आजीवन कारावास की सजा हुई है। और तेलंगाना में तो हो ही गई है, गुरु को भी हो गई है। तो ये देश के अच्छे दिन है, कांग्रेस के बुरे दिन है। बिल्कुल।